हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएचडी कैसे करें, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है कि उनके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लगे। अब डॉक्टर देखो, एक तो होता है बायोलॉजिकल, क्या कि बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बना है, लेकिन एक होता है नॉन मेडिकल यानी नॉन बायोलॉजिकल, यानी वो डॉक्टर है लेकिन वो अपने नॉलेज के कारण, अपनी स्पेशलिटी के कारण, अपनी रिसर्च के कारण डॉक्टर है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि ये डॉक्टर आप कैसे बन सकते हैं, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, पहले थोड़ा सा बेसिक अपन इसके बारे में देखें। देखो, 10th आप कर लोगे, 12th कर लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे। ग्रेजुएशन चाहे साइंस से करो, चाहे कॉमर्स से करो, चाहे ह्यूमैनिटीज से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर्स में आप क्या गए, वो भी साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी किसी से भी कर सकते हैं, पर मिनिमम 55% आपका परसेंटेज जो है वो मिनिमम 55% होना चाहिए। अदरवाइज आप इस स्टेप के आगे पीएचडी जो आती है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीएचडी का जो फ्रेमवर्क चालू होता है वो होता है मास्टर्स के बाद। सही है। अच्छा, कई जने पूछते सर पीएचडी का फुल नेम, तो पीएचडी का फुल नेम है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी इसको ऐसे पढ़ते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। अब ये जब नाम के आगे आप डॉक्टर लगाना चाहते हैं तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा। तो अब देखिए उस प्रोसीजर को। मास्टर्स के बाद पीएचडी का काम चालू होता है, पहला बात, यानी मास्टर्स तक तो आपको सबके साथ पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब मास्टर्स के बाद पीएचडी करनी है तो कई यूनिवर्सिटीज़ तो एंट्रेंस टेस्ट लेती है। एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाती है कि मास्टर्स तक की आपकी नॉलेज कैसी है। इवन आपने 55% से ऊपर गेट कर लिया है, बट फिर भी वो नॉलेज चेक करेंगे। उसमें स्लाइटली मैथ्स भी होगी, रीजनिंग भी होगी, जीके भी होगा, कॉमर्स का लॉ, इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम, सबका कंबाइन करके कॉमर्स के लिए मान लो एग्जाम बना दिया जाता है। तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक तरीके का होता है जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने लेवल पर कराती हैं। कई जगह एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, वो तो इंटरव्यू ले लेते हैं। इंटरव्यू लिया, देखा कि इस कैंडिडेट के अंदर पोटेंशियल है या नहीं, ये ऐसा कर सकता है या नहीं, उसको इंटरव्यू देख के उसका नॉलेज लेवल चेक कर लिया जाता है और देन उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। कई जगह नेट एंड सेट, जिन लोगों ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर रखा हो, वो भी एलिजिबल माने जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कि हाँ भाई आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है। कुछ जगह विदाउट नेट ही ले लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे इग्नू इसके लिए कंडक्ट कराता है। उसमें क्या होता है, ऑन द जॉब जो लोग काम कर रहे हैं कि जॉब पे तो लगे हुए हैं, लेकिन उनके मन में एक इच्छा है कि यार मेरे नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लगे, तो उसके लिए फिर इग्नू जो है डिस्टेंस लर्निंग कोर्स भी देता है। लेकिन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स से जो आप पीएचडी करते हैं वो फिर जॉब लेने में दिक्कत आएगी। मतलब आप उसके लिए सोचिए कि मैं किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मैं प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब ले लूँगा, तो वो आप डिस्टेंस लर्निंग से नहीं ले पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और एक होता है जेआरएफ के थ्रू। जेआरएफ के थ्रू क्या है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है ना, और स्कॉलरशिप भी कम नहीं होती, 25,000 से लेकर 35,000 तक होती है पर मंथ। ध्यान देना, पर मंथ। तो वैसे तो जनरली पीएचडी जो है लोग 3 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब जो लोग जेआरएफ से करते हैं उनको मैक्सिमम 5 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, 35,000 पर मंथ। तो वो सोचते हैं फिर 3 साल में क्यों करें, 5 साल में करें ना, पैसा भी तो कमाएं। तो इस कंडीशन में उनको जो जेआरएफ में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 5 ईयर तक मिलती है, तो वो ऑब्वियस है 5 साल ही लगाएंगे पीएचडी करने में। तो इस तरीके से पीएचडी करने के, एंटर करने के तरीके जो हैं वो इतने सारे हो सकते हैं। तो आपको चेक कर लेना है कि आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हैं, वहाँ क्या वे है ये आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ के वे अलग अलग हैं। ठीक है। नाउ पीएचडी सर करने से हमें होगा क्या? पहली बात तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ये सबसे बड़ी बात। डॉक्टर साहब हो जाओगे आप। अच्छा, इसमें आपके एक्सपेंसेस सर कितने लगेंगे? तो मैं आपको बता दूं 1.5 लाख से लेके 2 लाख 2.5 लाख तक भी लग सकता है। अब आप कहोगे सर इतना, देखो कुछ तो फीसेस होती हैं, फिर इतना सारा टाइप वर्क होता है, इतना सारा रिसर्च वर्क आपको करना है, इधर उधर आना जाना, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सब मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख तक भी लग सकता है। अब आप क्या होगे, जैसे पीएचडी बन जाओगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से क्या होगा, आप किसी भी डिग्री कॉलेज
जो भी आपके लोकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। लेक्चरर बन सकते हो। 11-12 के जो टीचर्स होते हैं अपने सब्जेक्ट्स के, वो लेक्चरर कहलाते हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आप अगर केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह स्ट्रीम से हैं तो आप रिसर्च भी कर सकते हो। इतना सारी चीज़ें आप पीएचडी के लिए कर सकते हो। और पीएचडी आपको दो तरीके से हो सकती है, एक तो फुल टाइम पीएचडी भी हो सकती है और एक पार्ट टाइम पीएचडी भी हो सकती है। थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ बताया। फुल टाइम पीएचडी में क्या है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। लेकिन अगर आप ऑन द जॉब ऑलरेडी हो, मतलब कोई काम कर रहे हो और साथ में पीएचडी भी कर रहे हो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, तो फिर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में डॉक्टर नाम तो आपको मिल जाएगा, बट आप किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। सही है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि पीएचडी का वे क्या रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि एंट्रेंस टेस्ट आपने दे दिया, आपने क्लियर कर लिया और अब आप पीएचडी के लिए वर्किंग स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या स्टेप्स रहेंगे, आप किस तरह से आगे चलोगे। ये तो आपको करियर पाथ पता लग गया कि किस तरह से चलना है। इसमें 10th से 12th आने में 2 साल, 12th से ग्रेजुएशन आने में 3 साल, ग्रेजुएशन से मास्टर्स आने में 2 साल, यानी 2, 3, 2, 5, 2, 7 साल तो यहीं लग जाएंगे। उसके बाद 3 साल आपकी ग्रेजुएशन, तो यानी 10th के बाद 10 साल लग जाएंगे आपको यहाँ पीएचडी तक के प्रोसेस में पहुँचने के लिए। अब वो पीएचडी के अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं, कैसे इन 3 साल की स्टडी आपकी होती है, अब उसकी तरफ मूव करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। तो नाउ अब प्रोसीजर क्या होगा सर इस पीएचडी का। तो देखिए मास्टर्स आपने कर ली, मिनिमम 55% चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो मास्टर्स कंप्लीट करने के जस्ट बाद मई से सितंबर के बीच में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का पीरियड अलग अलग होता है, उनका नोटिफिकेशन निकलता है। नोटिफिकेशन निकलता है कि भाई हम पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है, आप फॉर्म भर दीजिए। वाइल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से फील्ड में वैकेंसी है, क्योंकि हर गाइड को अपने अंडर लिमिटेड जनों ही लेने की परमिशन होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस सब्जेक्ट पे पीएचडी करना चाहते हैं उसका गाइड फ्री भी है या नहीं, उसके अंडर में सीट भी है या नहीं, या जिस टॉपिक पे मैं करना चाहता हूँ उस टॉपिक का स्पेशलाइज्ड गाइड कौन हो सकता है, कौन सा प्रोफेसर हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, वहाँ जाके उनके अलॉटमेंट रजिस्टर होता है कि कौन सा टीचर के अंडर कितनी सीटें कवर हैं और कितनी सीटें खाली है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप किस गाइड के अंदर जा सकते हैं। नवंबर या दिसंबर में आपके एग्जाम्स होंगे, 1 या 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। अब आप भगवान करे आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव हो, आप क्लियर कर गए। आपने एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम क्लियर कर लिया, अब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, जिसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सिनॉप्सिस। इसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। आप एक रिसर्च प्रपोजल कर रहे हैं कि सर मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, इंडिया में माइक्रो फाइनेंस कैसा है, मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ, कि रेलवे को अगर प्राइवेट में दे दिया जाए, मैं इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करना चाहता हूँ, अगर इंडिया से इनकम टैक्स हटा दिया जाए और केवल एक्सपेंडिचर टैक्स ही रखा जाए, मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बट एक वेबसाइट है शोधगंगा, आप वहाँ जाकर बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर देख सकते हैं कि किन जो सब्जेक्ट आपने सोचे हैं क्या उन पे रिसर्च हो चुकी है, या रिसर्च हुई है तो किस लेवल तक हुई है, क्या पता मैं उस रिसर्च को और आगे बढ़ा सकूं, तो वो सब चीज़ें भी आप बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रिसर्च प्रपोजल में आपको अपना सिनॉप्सिस जो है वो देना तो पड़ता है, इसको सिनॉप्सिस कहते हैं। शोधगंगा पे आप ये बात चेक कर सकते हैं। अब आप उस टॉपिक को देखेंगे कि उस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे टॉपिक के, ये सब चीज़ें सिनॉप्सिस लिखने का एक अलग प्रोसीजर होता है, उसको मैं अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसमें कौन कौन सी स्टेप्स जो है आपकी होती हैं। कुल मिलाकर आपने अपने टॉपिक की इंपॉर्टेंस देख ली, ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब आप अपनी जो सिनॉप्सिस है वो डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करेंगे। अब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा भाई आप इस चीज़ पे सिनॉप्सिस करना चाहते हैं, दी हैं आपने, आपके टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हैं या आप क्या आगे रिसर्च करना चाहते हैं। इस पर एक पैनल बैठता है, उससे 10-15-20 मिनट का इंटरव्यू लेता है, जिसमें कि आप उनकी बातों को यदि सेटिस्फाई कर देते हो तो फिर आपको वो सब्जेक्ट अलॉटमेंट हो जाता है कि हाँ ठीक है जी आप इस पर रिसर्च करिए, और एक आपको गाइड अलॉट कर दिया जाता है कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट का गाइड ये वाला टीचर है, आप इस वाले गाइड के अंडर ये अपना काम करिए।
तो वो ये क्या चेक करते हैं, वो चेक करते हैं इंटरव्यू में, चेक योर डेडिकेशन, कि आप डेडिकेटेड पर्सन हो या नहीं, आप वास्तव में ये काम कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि रिसर्च का मतलब है 3 से 4 साल अपने उस काम में लगाना, और जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं होगी ना, आप कभी चैन से जी ना पाएंगे। इसीलिए आपको पूरे डेडिकेशन के साथ ही काम करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि पीएचडी टाइम पास है, तो टाइम पास नहीं है, बहुत टफ है और बहुत टाइम देना पड़ता है। साइड में टाइम पास जॉब नहीं है आपका। और आपको टॉपिक की नॉलेज भी है या नहीं, आपने उस पर कुछ छोटी मोटी रिसर्च पहले से कर रखी है या नहीं। नाउ अब आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, गाइड का अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। अब आपका आगे का प्रोसेस तो चलेगा ही, साथ में पैरेलल अब आपका कोर्स वर्क होगा। कोर्स वर्क लगभग आपका 3 से 4 महीने का होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग है, आवर सिस्टम होते हैं। उसमें क्या होता है, कोर्स वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें उस डिपार्टमेंट के, उस यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स जने होते हैं वेरियस सब्जेक्ट के, जिनके अंडर में बहुत सारे जने पहले पीएचडी कर चुके हैं, वो एक्सपर्ट्स आपको अपनी नॉलेज से चीज़ों को इम्प्रूव कराते हैं कि आप चीज़ों को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। वो आपको रिसर्च की ट्रेनिंग देते हैं, वो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी बताते हैं कि रिसर्च का मेथड क्या रहेगा। और ये सभी काम उस यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स करते हैं। उसमें रिटायर्ड प्रोफेसर भी आ सकते हैं अगर वो इनवाइट करेंगे, और नहीं तो जो वर्किंग प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको तो वो बुलाएंगे। और फिर आपके इसी नॉलेज के बेसिस पे आपके असाइनमेंट भी होते हैं, एग्ज़ाम्स भी होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं। और इस दौरान आप जब ये एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं, अच्छा, इस दौरान आपको क्या करना पड़ता है, अपने गाइड से सिनर्जी ट्यूनिंग बैठानी पड़ती है, गाइड का एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि मेरे टॉपिक के साथ मेरा गाइड कितना सूटेबल रहेगा। ये सब चीज़ें करते हुए अब आपको रिपोर्ट्स करनी पड़ती हैं अपने गाइड को हर 6 महीने में, और या फिर गाइड जितने दिन में चाहे। हो सकता है वो आपको हर महीने बुला ले कि भैया पूरे महीने भर में आपने क्या रिसर्च किया, मेरे को लाके दिखाओ। फिर हो सकता है वो उसमें आपको अमेंडमेंट बताएगा कि ये चेंजेस इसके अंदर करके लाओ। आप फिर जाओगे, उन चीज़ों को इम्प्रूव करोगे, फिर गाइड के पास लाओगे। फिर हो सकता है गाइड आपको उसमें अपनी ओपिनियन दे या कुछ चेंज कराए। तो ये तो देखो, रिसर्च का टॉपिक एक बार में तो होता ही नहीं ना। फिर गाइड के जो क्वेश्चन हैं उनको भी तो सेटिस्फाई करना है, क्यों बिना गाइड के तो आप चल नहीं सकते ना। गाइड इसमें आपका भगवान होता है, ये मैं आपको बता दूं, गाइड भगवान होता है। गाइड से पंगा नहीं लेने का, ये बात मैं आपको क्लियरली कह दूं, गाइड से पंगा नहीं लेने का, आपको कैसे भी उसके साथ काम करना है, और वो गाइड ही आपकी नैया पार करा सकता है। उसके नॉलेज का पूरा यूज़ करिए, उसकी अप्रोचेस को अपने साथ ट्यून अप करने की कोशिश करिए, और उसके सभी क्वेश्चंस का उसमें आंसर दीजिए, जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि मेरे अंडर में काम करने वाला जना बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस दौरान आपको अपनी सिनॉप्सिस या अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आपको कुछ स्पेशल जर्नल के अंदर भी प्रिंट्स करानी पड़ेगी, मिनिमम 1 या 2। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग अलग है, लेकिन आपके सिनॉप्सिस या उससे रिलेटेड चीज़ें किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के जर्नल के अंदर पब्लिश्ड होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है जी। अब गाइड को आपने सब चीज़ें दिखाई, गाइड सेटिस्फाई हो गया, आपके जर्नल में आपके सिनॉप्सिस प्रिंट हो चुके हैं, आप असाइनमेंट क्लियर कर चुके हैं, आपकी ट्रेनिंग वर्क हो चुका है। नाउ अब जब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, तो सबसे पहले एक पायलट सर्वे होगा, प्री सबमिशन। प्री सबमिशन यानी सबमिशन से पहले ही वो आपका एक डमी इंटरव्यू लेंगे। वही तरीका वही होगा, यूनिवर्सिटी का पैनल बैठेगा और वो चीज़ें आपसे पूछेंगे, आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काउंटर अटैक किए जाएंगे, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उन चीज़ों को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके रिसर्च वर्क में क्या कमियां हैं, किन चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया, आप उन इम्प्रूवमेंट्स को और इंक्लूड करेंगे। नाउ अब आपकी जो रिसर्च है, देखो 100% तो कभी होती ही नहीं है, 100% कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, 90% तक, 95% तक वो आपकी ओके हो जाती है। नाउ अब आपने वो सारे चेंजेस जो इस प्री सबमिशन में आपको सजेस्ट किए गए उनको रिवाइज कर लिया, रिवाइज करके फाइनल हो गया, गाइड को सेटिस्फाई कर दिया, अभी सब मेरे काम हो चुके हैं। नाउ अब आपको थीसिस की प्रिंटिंग करानी पड़ेगी। उसका एक तरीका होता है कि यहाँ भी क्या सिस्टम है, वो आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से पता कर लेंगे। और ये थीसिस की प्रिंटिंग जो होती है, जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं, इनकी 3 कॉपीज़ होती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग है, नॉर्मली 3 कॉपीज़ इसकी प्रिंट कराई जाती है। अब वो थीसिस की कॉपीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटी जो है वो किसी एक्सटर्नल को भेजेगी, जो कि आपका वाइवा लेने आएगा, और वो इस यूनिवर्सिटी का नहीं होगा जिससे आप कर रहे हैं। एक्सटर्नल इसीलिए कहते हैं उसको, एक्सटर्नल आएगा,
वो किसी को पता नहीं होता। बेसिकली गाइड को फिर भी पता हो सकता है, लेकिन और किसी को पता नहीं हो सकता। तो अब वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने आएगा, उसकी तारीख तय होती है, उस दिन पैनल बैठता है, और भी जने जो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो भी आके देखते हैं कि इंटरव्यू कैसे होता है। तो अब आपका वाइवा होगा, पैनल में 5-6 जने आपके सामने बैठ जाएंगे, आपको बीच में बैठाया जाएगा और आपसे बाकायदा इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपकी थीसिस का जो सब्जेक्ट है यही क्यों, आपने यही टॉपिक क्यों लिया, उसकी खुदाई चालू होगी। 10-15 मिनट का एक इंटरव्यू होता है, 5-6 जने लेके देते हैं, बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबली उस काम को किया जा सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस आपको पहले करनी पड़ेगी। अगर आपको 10-15 मतलब 5-7 प्रोफेसर का यदि मुकाबला करना है, वो नॉलेज के भंडार हैं, ऑब्वियस है आप उनको काउंटर कर ही नहीं पाएंगे। ये बात तो आप मान के चलिए कि आप उनकी सारी बातों को सेटिस्फाई कर देंगे। हाँ, आप उनको किस तरीके से जवाब दे रहे हैं और कितना हद तक आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया, पूरा तो देखो कर ही सकते, क्योंकि वो खुद नॉलेज बैंक हैं। जिन लोगों को यूनिवर्सिटी के अंदर 25, 30, 35 साल काम करते हो चुका है, आप उनको बीट नहीं कर सकते। बट ठीक है, जिस हद तक भी आप करेंगे दैट इज़ ओके। पैनल के सामने आपका वाइवा हो गया, वो पैनल जो है वो आपस में एग्री होगा, कंसेंट बनाएगा और उस हिसाब से आपको पीएचडी डिग्री अलॉट होगी। इन केस कोई कमी पड़ गई तो रुक भी सकता है, पर नॉर्मली क्लियर हो जाता है और आपको पीएचडी डिग्री अलॉट हो जाती है। लेकिन ये प्रोविजनल होती है, आपको इस डिपार्टमेंट के पेपर पर लिख के दे दी जाती है, प्रिंटेड नहीं होती है। उसके लिए डिग्री अलॉटमेंट होता है जो लगभग 2-4-6 महीने बाद हो सकता है। कॉन्वोकेशन होती है, उसमें बाकायदा आपको स्टेज पे बुलाकर आपको पीएचडी डिग्री अलॉट की जाती है। अब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लगा सकते हैं। नॉन मेडिकल है तो क्या हुआ, डॉक्टर तो है, इज्जत तो है, तो अब आप डॉक्टर नेम लगा सकते हैं। आपकी जो थीसिस है, आपको लगता है कि आपको लोगों को अपनी थीसिस के लिए नॉलेज देना चाहिए, आपकी थीसिस से लोगों को भी फ़ायदा हो, तो आप अपनी बुक प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। मैंने आपको बताया नॉर्मली मिनिमम 3 ईयर इसमें लग जाते हैं, पर क्योंकि इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बार बार थीसिस में चेंज होता है, बार बार आपके प्रोजेक्ट में अलग अलग एंगल आते हैं, गाइड का सजेशन रहता है, सब चीज़ें रहती है, तो आपको हिम्मत नहीं आनी है। ये आपका लग के काम करने का, गाइड की पूरी हेल्प लेनी चाहिए, गाइड के साथ पूरी ट्यूनिंग बैठानी चाहिए, तभी आपका ये काम कंफर्टेबली हो पाएगा। तो देखो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से मैंने इसका पूरा फ्लो चार्ट आपको समझाया है कि किस तरीके से आपकी पीएचडी होती है। फिर भी कई चीज़ें हो सकता है मिस हो गई हों, लेकिन ओवरऑल मैंने कोशिश की है कि मैं सारे टॉपिक को कवर कर पाऊँ। और भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो किसी भी करियर के लिए, तो आप मुझे ज़रूर से बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या पाथ हैं, सेलेक्ट आपको करना है। मैं अपॉर्चुनिटीज़ बता सकता हूं, सेलेक्ट आपको करना है, बिकॉज आप सबसे अच्छा जज कर सकते हैं कि आप सूटेबल किसके लिए हैं, आप किस में फिटेस्ट बैठते हैं। भगवान ने आपके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से हार्डवेयर डाले हैं कि आप उसके अंदर असेंबल हो जाएंगे और आप उसके अंदर बेस्ट एग्जीक्यूटेड हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ, सिलेक्शन आप ही को करना है। लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ पता नहीं होती है, मैं मेरा नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ उन अपॉर्चुनिटीज़ को बताने के लिए। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विद इन 5 सेकेंड्स
विद इन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं ज़रूर चाहूँगा आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।